तो गूगल आप देखें कितनी बड़ी कंपनी है, लेकिन यूट्यूब अगर आपको पता हो तो गूगल ने नहीं बिल्ड किया था, यूट्यूब किसी एक और फाउंडर ने बिल्ड किया था, गूगल ने उसे बाय किया था। ठीक है, अब क्यों होता है ये? क्योंकि गूगल, अगर आप वैसे सोचें तो गूगल तो यूट्यूब बना सकता था, इतने पैसे थे उसके पास, लेकिन इंटरनेशनली क्या होता है कि बजाय इसके कि आप एक चीज़ खुद जीरो से बनाएं, यूज़र बेस बनाएं, टाइम लगाएं, आप जो है एक रनिंग चीज़ को बाय कर ले, क्योंकि उसको स्केल करना आसान है, क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है यार फाउंडेशन बनी हुई है, अब मुझे आगे सिर्फ ग्रो करना है। ये जो कंसल्टेंट का रोल है, ये जो गाइडेंस का रोल है, और जो भी हमारी इकोसिस्टम में मिसिंग भी है, क्या वहाँ पे कहना चाहेंगे? अगर आपको कोई बोल रहा है ना कि आपकी इन्वेस्टमेंट पे जो भी आपका कैपिटल है उस पर मंथली आपको कोई जो है वो 2% से ज़्यादा रिटर्न देगा, तो आप समझ लें ये बंदा आपको लाजमी धोखा देगा। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है इन नॉर्मल सिनेरियोज। ठीक है, एज अ पैसिव इन्वेस्टर ये पॉसिबल नहीं है। तो 2% से ज़्यादा अगर आपको दे रहा है और आप वहाँ जा रहे हैं तो आपके साथ धोखा होगा, और आपके साथ होना भी चाहिए क्योंकि आपने लालच की है। अच्छा, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आएगा हमारी ऑडियंस की तरफ से कि यार ये तो शायद करोड़ों अरबों के बिजनेस सेल होते होंगे, ठीक है, तो अगर आप कुछ बेंचमार्क दे सकें, आइडिया दे सकें, और मैं चाहूँगा लोएस्ट भी अगर कोई बता सके और हाईएस्ट तो जितना जाता है। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली ना एक सेठिया माइंडसेट है, मतलब मैं टेक्नोलॉजी के लोगों की बात कर रहा हूँ, तो एक प्योर सेठिया है ना फिजिकल बिजनेस, वो तो आप छोड़ दें, लेकिन जो प्योर टेक्नोलॉजी के लोग हैं, जो एजुकेटेड लोग हैं, उनसे भी जब मैं बात करता हूँ ना, बोलते हैं यार हम क्यों किसी को पार्टनर बनाएं। भाई ठीक है, नहीं बनाओ पार्टनर, 6 साल 5 साल रगड़ते रहो, वो भी रिस्क के ऊपर है कि अगर तुम ग्रो हो गए तो हो गए, लेकिन नहीं ग्रो हुए तो 5 साल तुम्हारे वेस्ट हो गए। और से बहुत सारे स्टार्टअप या कोई भी बिजनेस है ना, अगर उसके चांसेस देखें ग्लोबली तो 90% बिजनेसेस फेल हो जाते हैं। ठीक है, तो भाई जब 90% बिजनेस फेल हो जाते हैं तो आपकी प्रोबेबिलिटी भी उन्हीं 90% में आती है। ठीक है, अब अगर आपने 90% से 10% में आना है तो आपने देखना है मैं क्या क्या कर सकता हूँ। तो बहुत सारी दूसरी चीज़ें जो इंटरनली हैं कि आपका प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए, आपकी कस्टमर सेटिस्फेक्शन अच्छी होनी चाहिए, बाकी चीज़ें अच्छी होनी चाहिए, लेकिन एक वन ऑफ द मेजर पिलर उसका। मोहम्मद नबील साहब को अगर अपने आप को कोई एडवाइस देनी हो तो क्या देंगे? Welcome to another episode of Road Mapper Podcast. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ रोड मैपर पॉडकास्ट, जिसमें मैं कोशिश करता हूँ आपको उन गेस्ट से मिलाऊँ जिन्होंने अपनी लाइफ में कुछ अचीव किया हो, और हम जान सकें उनका रोड मैप क्या रहा, और ख़ास तौर पर ये जाने उनकी स्ट्रगल्स क्या थी। आज जो हमारे साथ दोस्त मौजूद हैं, वो जो बिज़नेस मॉडल पे काम कर रहे हैं, वो अल्टीमेट हर किसी का गोल होता है कि एक बिज़नेस को बिल्डअप करके उसको एग्जिट किया जाए और अच्छी प्राइस पे एग्जिट किया जाए, राइट। इसी से उनका बिज़नेस का नाम भी एग्जिट बेस क्या है, किस तरह वर्कआउट करता है और किस तरीके से उस बिज़नेस मॉडल तक पहुँचे, वो सारी चीज़ें इनसे जानेंगे। इनका नाम है मोहम्मद नबील साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं सर? शुक्र है, अलग आप सुनाएं, ठीक है? शुक्र। नबील भाई, पहले तो हम कोशिश ये करते हैं कि आपकी ज़रा दिल्लगी करवाएं अपने ऑडियंस से, तो थोड़ा सा ये बताएं कि करंटली आप क्या कर रहे हैं और फिर हम पास से चीज़ों को कनेक्ट करते हैं। सही, तो करंटली रनिंग अ मार्केट प्लेस कॉल एग्जिट बेस। जिस तरह से फॉर एग्जांपल अगर आपने कार की बाइंग एंड सेलिंग करनी होती है तो आप पार्कव्हील पे जाते हैं, इसी तरह से घर की बाइंग एंड सेलिंग करनी है तो आप ज़मीन.com पे जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान में अगर आपने अपने रनिंग बिजनेस की बाइंग एंड सेलिंग करनी है या रनिंग बिजनेस को ग्रो करने के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो कोई भी इस तरह की मार्केट प्लेस नहीं थी जहाँ पे आप जाके ये काम कर सकें। तो वी स्टार्टेड एग्जिट बेस, ताकि वहाँ पे जाके आप अपना रनिंग बिजनेस फ्लिप भी कर सकते हैं, कोई रनिंग बिजनेस बाय भी कर सकते हैं, और अगर आप अपने रनिंग बिजनेस को ग्रो करने के लिए इन्वेस्टमेंट रेस करना चाह रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। सही है। तो इस टाइम पे अभी तक हमारे एग्जिट बेस पे तकरीबन 1000 से ज़्यादा एक्टिव बिजनेसेस लिस्टेड हैं। लेट्स सपोज आप रेस्टोरेंट स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो बजाय इसके कि आप जीरो से स्टार्ट करें, आप एग्जिट बेस पे जाएं, जो ऑलरेडी रनिंग प्रॉफिटेबल रेस्टोरेंट है उसको बाय कर लें। उसमें आपको फ़ायदा ये होता है कि जब आप कोई भी चीज़ न्यू स्टार्ट करते हैं ना, तो आपको ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ता है, 4-6 महीने लगते हैं पूरी उसकी रेनोवेशन में, और पैसा भी लगता है, टाइम भी लगता है, और जो रिस्क फैक्टर होता है वो हाई होता है। लेकिन उसी या उससे कम पैसों में आप एक रनिंग प्रॉफिटेबल रेस्टोरेंट बाय कर सकते हैं। उसमें फ़ायदा होता है, ऑलरेडी पीआर बनी हुई होती है, जो बंदा बैठा हुआ होता है वहाँ पे, ऑलरेडी वहाँ पे कस्टमर आ रहा होता है, तो आपका अगले ही महीने से आपको प्रॉफिट मिलना शुरू हो जाता है। इसी तरह से अगर आप सॉफ्टवेयर हाउस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, मतलब किसी भी तरह का बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि इंटरनेशनली भी अगर आप देखें ना, तो गूगल आप देखें कितनी बड़ी कंपनी है, लेकिन यूट्यूब अगर आपको पता हो तो गूगल ने नहीं बिल्ड किया था, यूट्यूब किसी एक और फाउंडर ने बिल्ड किया था, गूगल ने उसे बाय किया था। ठीक है, अब क्यों होता है ये? क्योंकि गूगल, अगर आप वैसे सोचें तो गूगल तो यूट्यूब बना सकता था, इतने पैसे थे उसके पास, लेकिन इंटरनेशनली क्या होता है कि बजाय इसके कि आप एक चीज़ खुद ज़ीरो से बनाएं, यूज़र बेस बनाएं, टाइम लगाएं,
आप जो है एक रनिंग चीज़ को बाय कर ले, क्योंकि उसको स्केल करना आसान है, क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है यार फाउंडेशन बनी हुई है, अब मुझे आगे सिर्फ ग्रो करना है। पाकिस्तान में ये कॉन्सेप्ट रिलेटिवली बड़ा कम है। और दूसरी चीज़, यूएस में जो बिजनेसेस ग्रो होते हैं उसका जो दूसरा सबसे बड़ा रीज़न है वो ये होता है, फेसबुक है फॉर एग्जांपल, टेस्ला है, पेपाल है, ये जितनी भी कंपनीज़ है ना, ये कंपनीज़ किसी एक फाउंडर ने स्टार्ट की, और जब उसने स्टार्ट की ना उसके बाद उसने दूसरे लोगों से इन्वेस्टमेंट ली, और उस इन्वेस्टमेंट लेने के बाद अपनी कंपनी का कुछ शेयर उस इन्वेस्टर को दिया, उससे दोनों को फ़ायदा हुआ। फाउंडर को ये फ़ायदा हुआ, उसके पास पैसे आ गए, उस पैसों से उसने टीम अच्छी हायर की और अपने सिस्टम अच्छे बनाए और ग्रो किया। इन्वेस्टर को ये फ़ायदा हुआ कि उसने अर्ली स्टेज पे इन्वेस्टमेंट की, जब कंपनी ग्रो हो गई तो उसे बहुत ज़्यादा रिटर्न मिला। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली ना एक सेठिया माइंडसेट है, मतलब मैं टेक्नोलॉजी के लोगों की बात कर रहा हूँ, तो एक प्योर सेठिया है ना फिजिकल बिजनेस, वो तो आप छोड़ दें, लेकिन जो प्योर टेक्नोलॉजी के लोग हैं, जो एजुकेटेड लोग हैं, उनसे भी जब मैं बात करता हूँ ना, बोलते हैं यार हम क्यों किसी को पार्टनर बनाएं। भाई ठीक है, नहीं बनाओ पार्टनर, 6 साल 5 साल रगड़ते रहो, वो भी रिस्क के ऊपर है कि अगर तुम ग्रो हो गए तो हो गए, लेकिन नहीं ग्रो हुए तो 5 साल तुम्हारे वेस्ट हो गए। और बहुत सारे स्टार्टअप या कोई भी बिजनेस है ना, अगर उसके चांसेस देखें ग्लोबली तो 90% बिजनेसेस फेल हो जाते हैं। ठीक है, तो भाई जब 90% बिजनेस फेल हो जाते हैं तो आपकी प्रोबेबिलिटी भी उन्हीं 90% में आती है। ठीक है, अब अगर आपने 90% से 10% में आना है तो आपने देखना है मैं क्या क्या कर सकता हूँ। तो बहुत सारी दूसरी चीज़ें जो इंटरनली हैं कि आपका प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए, आपकी कस्टमर सेटिस्फेक्शन अच्छी होनी चाहिए, बाकी चीज़ें अच्छी होनी चाहिए, लेकिन एक वन ऑफ द मेजर पिलर उसका फाइनेंसिंग भी है। ठीक है, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि बस मुझे 100% रखना है। ये बिल्कुल इसी तरह से है कि वो 1 पाउंड का केक जो है ना, बस वो खाना चाहते हैं कि बस मैं 1 पाउंड का केक खा लूँ। वो भाई तुम अगर किसी से इन्वेस्टमेंट ले लोगे ना तो वो 1 पाउंड का केक जो है वो 10 पाउंड का बन जाएगा। ठीक है, तो अगर तुम 1 पाउंड के केस में 100% के ओनर हो तो 1 पाउंड का ही केक है ना, लेकिन अगर किसी से इन्वेस्टमेंट लेके उसे 10 पाउंड का बना सकते हो, और अगर 50% के ओनर भी रहते हो तुम, तो भी क्या हो गया, तुम्हारे पास 5 पाउंड है, 4 पाउंड फिर भी तुम्हें ज़्यादा मिल रहे हैं। तो लोग ये नहीं समझते हमारे यहाँ पे हम अगर बात कर लें अमेजोन वगैरह की, ठीक है, अब उनके जो फाउंडर है उनका 10-20% शेयर है, बाकी उन्होंने सबको दिया और इतनी बड़ी जाइंट कंपनी बना दी। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, जब हम फ्लिप की बात करते हैं, ये बिजनेस की सेल्स की बात करते हैं, तो उसमें डिफरेंट टीयर्स वगैरह आ जाती हैं। पहला तो ये टीयर आता है, और वही जो बात की कि लोकल मार्केट के अंदर, क्योंकि मेरा भी जिस आपसे अपडेट किया फ्लिपिंग का बैकग्राउंड है, ये सोच आना कि यार हमारा बिजनेस भी कभी एग्जिट हम करेंगे, क्योंकि अक्सर तो सोच यही आती बनाया और सारी ज़िंदगी बनाते रहेंगे, और यही सबसे बड़ा एक ड्रॉबैक है कि वो समझ नहीं पाते, या तो आपका माइंडसेट चेंज होगा, या मार्केट की टेक्नोलॉजी चेंज होंगी, या आपके पास वो रिसोर्सेज नहीं होंगे, या आपका और कोई बिजनेस करने का दिल करेगा। तो जो आपके पास डाटाबेस है, जो लोग आ रहे हैं, ये किस तरह के लोग हैं, और इनिशियली क्या चीज़ आपने फाइंड आउट की कि किस तरह के लोग आइडियल क्लाइंट्स हैं एग्जिट बेस के लिए, जो हम शुरू में भी बात कर रहे थे, ताकि मैं इस पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ कि वो लोग जो हमारी ऑडियंस देख रहे होंगे वो जान सकें कि कौन कौन से पैरामीटर्स पे वो उतरते हैं तो वो फॉलो इन करते हैं कि एग्जिट कर सकते हैं या सोच सकते हैं उस बारे में। अच्छा देखिए, जो एग्जिट बेस के ऊपर जो टोटल ट्रैफिक आ रही है, जो टोटल बिजनेस लिस्टेड हैं, उसको मैं 2 कैटेगरी में, मेजरली 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकता हूँ। एक वो हैं जो इस माइंडसेट से ही अपना बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं कि यार मैंने इसे फ्लिप करना है, दैट इज़ वन माइंडसेट। ठीक है, बल्कि 3 कैटेगरी हम कर सकते हैं। तो दैट इज़ वन प्योर माइंडसेट कि मैं स्टार्ट ही इस माइंडसेट से कर रहा हूँ कि यार मैंने इसे 1 साल 2 साल में एक बिल्ड करना है, और बिल्ड करने के बाद फ्लिप कर देना, और फिर मुझे नेक्स्ट अपने बिजनेस पे जाना है। अच्छा, कुछ लोग पाकिस्तान में, क्योंकि न्यू चीज़ है, तो पाकिस्तान में लोग बोलते हैं भाई कि जब अच्छा चल रहा है तो क्यों। ठीक है, तो वो एक अलग स्टोरी है ना, वो भी हम आगे आगे डिस्कस कर लेंगे। दूसरी हमारी कैटेगरी होती है, वो ये होती है कि आपने फॉर एग्जांपल बिजनेस स्टार्ट किया, पाकिस्तान के हालात आपको पता है किस तरह के, तो आप बोलते हैं यार सब बेच बाज के मैं निकल जाऊँ, हालांकि प्रॉफिटेबल चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, आप बोलते हैं यार बेच बाज के मैं निकलूँ। ये दूसरी कैटेगरी आ जाती है। तीसरी कैटेगरी वो होती है, वो स्टार्ट करता है, उस बेचारे से चल ही नहीं रहा होता, लॉस हो रहा होता, तो वो बोलता है कि यार मैं इसको बस बेच के अपने ऊपर से जान उठाऊँ। तो ये 3 मेन कैटेगरी हैं। ठीक है, इनमें से जो लास्ट वाली कैटेगरी है वो सबसे ज़्यादा है। ठीक है, और सेकंड लास्ट जो है कि लेट्स सपोज वो कम है, और जो वो आ रही है ना माइंडसेट वाली कि यार मैं बना ही इसी तरह से रहा हूँ कि मुझे फ्लिप करके आगे जाना है, ये माइंडसेट अभी कम है। वजह ये है, ये हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि देखें जो बंदा ये सोच के बिजनेस बिल्ड करेगा ना, और मेरे ख्याल से जिस बंदे ने भी बिजनेस स्टार्ट करना है वो पहले दिन से ये सोचे कि मुझे इसको इस तरह से बिल्ड करना है कि मैं इसे फ्लिप कर सकूं। चाहे वो फ्लिप करे ना करे, ये उसकी अपनी माँ पे है,
हो सकता है कि वो ग्रुप ऑफ कंपनीज बना ले जैसा से नॉर्मली होता है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो फ्लिप करे ही करे। लेकिन जब वो स्टार्ट कर रहा हो ना पहले दिन, तो वो ये सोच के सारे प्रोसेसेस बनाए कि यार मुझे इसे फ्लिप करना पड़ गया ना, तो मैं इसे आराम से फ्लिप कर सकूँ। अब ये मैं बात क्यों कह रहा हूँ, वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी क्या होता है, हमारे पास जो बिजनेसेस आते हैं ना, फाउंडर्स आते हैं, उनके पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कंपनी का स्ट्रक्चर ही नहीं होता। ठीक है, तो अगर आप फ्लिप माइंडसेट से बिल्ड करना शुरू करेंगे तो सबसे पहले आप बोलेंगे कि जो दूसरा आएगा तो उसे तो स्ट्रक्चर मिलना चाहिए, तो आप स्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। अच्छा, जब आप स्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे तो आप फ्लिप करें या ना करें, आपके बिजनेस की ग्रोथ में आपको हेल्प करेगा। ठीक है, दैट इज वन थिंग। सेकंड चीज़, जो हमारे पास बिजनेसेस आते हैं उनके पास, मैं आपको सही बताऊं, महीने की 2-2, 3-3 करोड़ रुपए की सेल है, लेकिन इनकम स्टेटमेंट नहीं है उनका। फाइनेंशियल रिकॉर्ड या फाइनेंशियल बुक्स जो होती हैं वो उनके पास मौजूद ही नहीं है सिरे से। मैं तो सर पकड़ के बैठ जाता हूँ कि भाई ये बिजनेस कर कैसे रहे। सही है। अब आप देखें कि अगर आप फ्लिपिंग की नीयत से सोचेंगे तो आपको पहले दिन से फाइनेंशियल पूरी रिकॉर्ड्स को, आपकी जितनी भी रिसिप्ट्स हैं, इनवॉइसेस हैं, सब संभाल के आप रखेंगे। बिकॉज क्योंकि अगर आपके ध्यान में होगा मैंने फ्लिप करना है, तो जिसको भी आप फ्लिप करेंगे तो उसको रिकॉर्ड दिखाना पड़ेगा ना, डेटा दिखाना पड़ेगा, तो आप वो अपने पास पूरी चीज़ें रेडी करके रखेंगे, राइट। अच्छा, अब इससे आपको क्या फ़ायदा होगा अगर आप फ्लिप नहीं करते हैं? जब आपके पास पूरी फाइनेंसेस होंगे तो आप समझ लें कि ये जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स है ना, फाइनेंशियल बुक, तो किसी भी बिजनेस का दिल है। ठीक है, अगर बिजनेस से फाइनेंसेस हटा दें तो आप समझ लें बिजनेस गया, क्योंकि आप समझ लें इंसान की रगों में खून बहता है ना, तो बिजनेस की रगों में फाइनेंस बहता है। ठीक है, तो फाइनेंस अगर आप पूरा करेंगे तो आपके पास पूरा एक रिकॉर्ड होगा, मंथ ऑन मंथ आपको समझ में आ रहा होगा मेरा रेवेन्यू ग्रो कैसा से हो रहा है, कम कैसे हो रहा है, किस चीज़ में मैं कहाँ नुकसान कर रहा हूँ। तो जब आप वो पूरा चीज़ बिल्ड करेंगे तो आपको अपने बिजनेस के डिसीजन मेकिंग में आसानी होगी। ठीक है, कि यार मैं यहाँ गलती कर रहा हूँ। मैं आपको बताऊँ, हमारे पास एक बिजनेस ओनर आए ई कॉमर्स के ना, उनका मंथली रेवेन्यू उस टाइम पे कोई 50-60 लाख रुपए बन रहा है। ठीक है, और उन्होंने हमें दिखाया, मैंने बोला भाई इनकम स्टेटमेंट आप दिखाएं, तो उन्होंने दिखाया कि हर महीने कोई 3 लाख रुपए प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट बन रहा है ना। ठीक है, अच्छा, इसमें इन्होंने एक अच्छी चीज़ की हुई थी, इन्होंने फाउंडर्स ने अपनी सैलरी विड्रॉ कर रहे थे। बहुत सारे, बहुत ये इंपॉर्टेंट है। हाँ, बहुत सारे हमारे यहाँ लोग होते हैं। अच्छा, ये चीज़ वही अगेन वो बात है, फ्लिपिंग माइंडसेट से जब आएंगे ना, तो आप अपनी सैलरी जब इंक्लूड करेंगे तभी सामने वाले को बता सकते हैं कि भाई मेरी सैलरी इंक्लूडेड है। तो मेरी जगह कोई बंदा भी हायर करोगे तो तुम्हारी नेट प्रॉफिटेबिलिटी पे इफेक्ट नहीं होगा। तो बहुत सारे लोग हमारे यहाँ फाउंडर अपनी सैलरी इंक्लूड ही नहीं करते। ठीक है, तो खैर उन्होंने अपनी सैलरी वगैरह भी इंक्लूड की हुई थी। मैंने कहा ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी उन्होंने दिखाई, मैंने कहा सही है। मैंने कहा आप एक काम ये करो कि जो आपने दिखाया ना कि यार मेरा इतना रेवेन्यू बन रहा है और इतनी आपका जो है वो परचेजेज हो रही हैं और यहाँ एक्सपेंस हो रहा है, तो मैंने कहा आप एक काम करो कि सबसे पहले ले आओ, फॉर एग्जांपल जनवरी 2024 में शॉपिफाई का अपना डैशबोर्ड खोल लो। ये आ गई आपकी टॉप लाइन के इतनी टोटल रेवेन्यू आपका बना है। ठीक है, मैंने कहा ठीक है। अब मैंने कहा अब तुम लेके आ जाओ जितनी भी तुम्हारी लॉजिस्टिक कंपनीज है ना, उनका डैशबोर्ड मुझे दिखाओ। तो उसमें आएगा वो जो डिलीवर हुए हैं, ठीक है, रिटर्न आपके माइनस हो जाएंगे। तो वो जो अमाउंट था आप समझ लें कि 10-20%, 10-15% रिड्यूस होकर हो गया, रेवेन्यू उनका बन गया। क्योंकि जाहिर सी बात है रिटर्न रेट ज़्यादा होते हैं, 10%, 15% नॉर्मली इस इंडस्ट्री में चल रहा है। ठीक है, कुछ लोगों के तो 30% भी जाते हैं अनफॉर्चुनेटली ना। ठीक है, और वो 30% पे भी इसलिए जाते हैं कि वो कैश फ्लो में घूम रहा होता है, उनके पास फाइनेंसेस होते नहीं है, उन्हें वैसे लग रहा होता है रेवेन्यू बहुत है। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में नहीं बन रहा होता, क्योंकि वो रिटर्न वाली चीज़ काउंट ही नहीं हो रही होती। और यहाँ पे मैं बहुत सारे सुनने वालों को ये भी बोलूँगी, भाई आप जो इन बहुत सारे सो कॉल्ड गुरुज की वो देख रहे होते हैं ना वीडियोज या स्क्रीनशॉट के शॉपिफाई पे इतना रेवेन्यू, तो भाई ये रेवेन्यू करना बहुत आसान काम है। मेटा के ऊपर आप सिर्फ एड्स रन करें, क्योंकि देखिए मैंने अगर एज कोर्स बेचना है ना, मंजन बेचना है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मेटा के ऊपर ऐड चलाऊंगा, ठीक है, अपना रेवेन्यू बना दूंगा 10 मिलियन का, 5 मिलियन का, ठीक है, रिटर्न तो मेरे फर्क ही नहीं पड़ता। ठीक है, मुझे पता है कि भाई मैंने तो देना ही नहीं है चीज़, मैंने तो यहाँ दिखाना है, राइट। सही बात है। तो उस चीज़ से थोड़ा सा ख्याल रखें कि शॉपिफाई के डैशबोर्ड से इम्प्रेस ना हो। ठीक है, तो दूसरी चीज़ ये इंपॉर्टेंट, तो हमारे है ना, तो मैंने जब उनसे ये सारी चीज़ें की, कैलकुलेशन की, तो आप यकीन करेंगे कि वो पिछले 1 साल में ना 20 लाख रुपए का लॉस कर चुके थे। और जिसको प्रॉफिट समझ रहे थे, ठीक है। मैंने बोला भाई ये 20 लाख रुपए का लॉस करके बैठे हुए हो, तुम लोग स्टोरियाँ सुना रहे हो मुझे कि मैं हर महीने प्रॉफिटेबिलिटी हो। तो ये फ़र्क पड़ता है आपका अगर फाइनेंशियल रिकॉर्ड पूरा मेंटेन हुआ हो प्रॉपर तरीके से। ठीक है, तीसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है,
सबसे लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट वो ये है कि जब आप फ्लिपिंग के माइंडसेट से सोचते हैं ना, तो आप फिर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल यूज़ करते हैं अपनी टीम को मैनेज करने के लिए, क्योंकि जाहिर सी बात है ओनर चेंज होगा ना आपका। तो जब ओनर चेंज हो रहा है तो आपका इंटरनल सिस्टम ऐसा बिल्ड होना चाहिए कि ओनर चेंज होने से नीचे कोई फर्क ना पड़े, बस वो ओनर आए, वो सिस्टम को ऊपर से देखें और वो एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाए, ठीक है। तो लोग जो है वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल यूज़ नहीं करते, ठीक है, और अपनी टीम, हर टीम के इंटरनल SOPs नहीं बिल्ड करते, ठीक है। तो जब आप फ्लिपिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे तो आप बोलेंगे यार मुझे तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल भी यूज़ करना है, मुझे हर टीम की एक SOP भी बनानी है, मुझे ये भी बनाना है कि भाई कोई इंटर्न हायर हो रहा है तो उसकी क्या SOP है, उसको कैसे लेके चलना है, कोई सीनियर लेवल का बंदा हायर हो रहा है तो उसके लिए मुझे क्या करना है, और फिर इसी तरह से मार्केटिंग डिपार्टमेंट है तो उसके अंदर किन किन चीज़ों का मैंने ख्याल रखना है, ठीक है। इसी तरह से अगर आपका HR, खैर HR तो नहीं होता छोटे बिजनेसेस में नॉर्मली, लेकिन अगर आपका HR डिपार्टमेंट है, ऑपरेशन डिपार्टमेंट है, तो इन सब जगह पे किस तरह से यूज़ होना है। और फिर अगर आप फॉर एग्जांपल ई-कॉमर्स कर रहे हैं तो ऑर्डर मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे, क्योंकि आपने फ्लिप करना है तो ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम ज़रूरी है, क्योंकि ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम होता क्या है कि फ्लिपिंग की वैल्यू मतलब बिजनेस की वैल्यू अगर बढ़ानी है ना, तो ऐसा होना चाहिए कि जो लेने वाला है ना, जिस तरह से केक खाना आसान है ना, उसके लिए चलाना इतना आसान, और वो ले ही इस मकसद से रहा है कि यार ये मुझे ना झंझट ना करनी पड़े। अब अगर उसने ही टीम को दोबारा से मैनेज करना है, उसने ही सारी चीज़ें करनी है, तो लोग बोलते हैं यार मेरा इतना रेवेन्यू है तो इतनी वैल्यूएशन होनी चाहिए। ओ भाई तुम्हारा रेवेन्यू इतना है, लेकिन तुम जब हट गए ना तो ये कंपनी एक्चुअली जीरो पे आ गई, ठीक है। तो लोग इस चीज़ को नहीं समझ पाते कि जो कंपनी की वैल्यूएशन सिर्फ इस बेसिस पे नहीं होती कि आपका रेवेन्यू या प्रॉफिट क्या बन रहा है, वो इस बेसिस पे भी होती है कि वो कितना इजी टू एग्जीक्यूट है, ठीक है, कितने अच्छे प्रोसेसेस बने हुए हैं। तो लोग ERP यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। तो डिपेंडिंग अपॉन कि किस नेचर में उनका बिजनेस है, तो ERP आपका ज़रूरी है, ई-कॉमर्स है तो ऑर्डर मैनेजमेंट ज़रूरी है, और अगर ई-कॉमर्स बड़े लेवल पे तो ERP उसमें भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। इसी तरह से प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल ज़रूरी है। तो लोग जब फ्लिपिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे ना पहले दिन से, तो फिर उन्हें पूरा सोचना पड़ेगा कि यार मुझे फाइनेंस भी देखने हैं, मुझे जो है वो इस तरह के टूल्स भी यूज़ करने हैं, ताकि कोई जब मैं फ्लिप करने आऊँ तो मैं बोलूँ भाई ये देखो ये चीज़ है, ये सारे रिकॉर्ड मौजूद हैं, ये सेफ है, तब तुमने आना है और तुमने सुबह बैठ के देखना है, तुम्हें सारा समझ में आ जाएगा मेरा बिजनेस कैसे ग्रो होगा। ज़बरदस्त। मैंने आपसे कहा था ना कि रोड मैपर बुक आपको खोल के पिला देनी है इस पूरी पॉडकास्ट की सीरीज़ में। आपने बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट को जो कवर अप किया वो हमारी स्टेज के अंदर है एग्जिट, और हमने भी इसी तरह बात की 3 तरह के एग्जिट है। पहला एग्जिट ये कि आपका पट्ठा बैठ जाएगा, बिल्कुल कोलैप्स हो गया। दूसरा एग्जिट ये है कि आप या तो फ्लिप करेंगे सेल। तीसरा एग्जिट ये कि आप ऑपरेशनल बंदा लेके आएंगे जहाँ आपके बगैर रन कर सके। तो आपने पूरा एक अच्छा फ्रेमवर्क दे दिया कि अगर आप ये थॉट प्रोसेस को लेके आएंगे आपको समझ आएगा, और ये वो सारे काम में जो थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, एफर्ट मांगते हैं, सिस्टम बिल्डअप, और अगर आप ये कर लेंगे ना तो अक्सर केसेस में लोग अच्छा बिजनेस भी रन करने के काबिल हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट है और आपने अभी जिक्र भी किया, वो ये है जिस तरह अभी आपने बात की, और आई होप कि काफ़ी कुछ इनको सीखने का मौका मिल रहा होगा। आपने बड़े की पॉइंट्स को डिस्कस किया, लेकिन जब आप मार्केट में किसी के पास जाते हैं, कोई बंदा आपके पास आता है, वो वैल्यू नहीं करता जिसको हम कहते हैं कंसल्टेंट या जो एक्सपीरियंस बंदा है उसकी, ठीक है। तो उनके लिए क्या मैसेज करना चाहेंगे जो आते हैं और कहते हैं यार बस किसी से मशवरा ले लें, गाइडेंस ले लें, और वो तो बातें ही कर रहा है ना, ठीक है। तो जो कंसल्टेंट का रोल है, और ख़ासतौर पर जिस तरह माशाल्लाह आपका एक्सपीरियंस और आप इतने बिजनेसेस को देख रहे हैं बैक एंड पे, और सारे जिस तरह आपने ये भी जिक्र किया कि जी बिजनेस नज़र तो आ रहा था वो टॉप पे है ऑनर की नज़र में, लेकिन जब देखा तो स्टैट्स नहीं थे। मैं यहाँ पे एक और ऐड करूँ जो यहाँ पे हमारे डिजिटल मार्केटिंग के अंदर है कि मेरे पास अक्सर बिजनेसेस आते थे वो डाउन पे जाते थे, तो मैं उनसे कहता था यार ये राइट टाइम नहीं है सेल करने का, राइट टाइम बिजनेस का ऊपर। वो हर कोई सवाल करता है यार जो ऊपर जा रहा है तो बेचें क्यों भाई। अगर आपके थॉट प्रोसेस में अगर आपने अच्छा लेना है तो हाई पे, क्योंकि कोई भी बिजनेस डाउन पे बाय नहीं करना चाहेगा, अच्छी प्राइस नहीं देगा, ठीक है। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, ये जो कंसल्टेंट का रोल है, ये जो गाइडेंस का रोल है, और जो भी हमारे इकोसिस्टम में मिसिंग भी है, क्या वहाँ पे कहना चाहेंगे? जी जनाब, तो फाइनली रोड मैपर उर्दू वर्जन में भी अवेलेबल है। आप roadmapper.com पे जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। साथ साथ इंग्लिश वर्जन पहले से अवेलेबल है। सो बोथ, अगर आप इंग्लिश रीडर हैं या उर्दू रीडर हैं, आप ई बुक वर्जन इनके फ्री में हमारी वेबसाइट roadmapper.com से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ साथ वो लोग जो ऑडियो बुक रीडर्स हैं, तो उर्दू वर्जन की पूरी 8 आवर्स की ऑडियो बुक भी हमारे यूट्यूब चैनल पे मौजूद है, आप वहाँ से इसको सुन सकते हैं। और अगर आप
वीडियो सीरीज़ के अंदर इसको देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि जनाब बुक में क्या है, उससे फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो वो भी हमारे यूट्यूब चैनल पे मौजूद है। सिंपल मकसद ये है कि आपको हेल्प आउट किया जा सके, आप अपनी लाइफ, अपने कैरियर, अपने बिजनेस के रोड मैप प्रॉपरली बना सकें और अपने गोल्स को अचीव कर सकें। सिंपली विजिट करें roadmapper.com और वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में। और वो लोग जो हार्ड बुक रीडर हैं, जो चाहते हैं कि उनके पास ये हार्ड बुक में अवेलेबल हो, तो आप वहाँ से जाके इनको ऑर्डर्स भी कर सकते हैं। साथ साथ अगर आप चाहें तो रोड मैप्स के चार्ट्स भी जो हैं उसको भी ऑर्डर कर सकते हैं roadmapper.com। जी जनाब, सो रिसोर्सफुल होना बहुत ज़रूरी है। ड्यू टू सम टेक्निकल इशू हमने जगह चेंज की है। सो स्टार्टिंग फ्रॉम वो कंसल्टेशन की बात चल रही थी। जी नबील भाई, व्हाट इज़ योर ओपिनियन अबाउट दैट? कंसल्टेशन वगैरह से रिलेटेड या मेंटरशिप से रिलेटेड ना एक छोटी सी एग्जांपल देके मैं आपको बताऊंगा कि इसका कितना ज़्यादा फ़ायदा होता है। आपने देखा होगा रिसेंटली शार्क टैंक के ऊपर एक स्टार्टअप की पिच आई थी जिसके अंदर वो काम क्या कर रहे थे कि वो लीगल AI बॉट बना रहे थे और जितने भी कोर्ट्स वगैरह के केसेस होते हैं उनसे रिलेटेड। तो उनका भी इस टाइम पे रेवेन्यू जो है वो 5 लाख रुपए था और उनको जो फंडिंग मिली वो तकरीबन 14 करोड़ रुपए की मिली थी, ठीक है। और तकरीबन उनकी वैल्यूएशन कुछ बनती थी 3-4 मिलियन डॉलर के आसपास ना, ठीक है। अब ये क्यों हुआ? और अच्छा, उन फाउंडर्स को अगर आप देखें ना तो वो फाउंडर जो है वो बहुत ज़्यादा एज के नज़र नहीं आ रहे थे ना, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं था कि वो 40 साल के हों, उनका पूरा लॉयर हो और उनका बैकग्राउंड हो। लेकिन उनको फंडिंग मिलने का वन ऑफ द रीज़न ये था कि इनका तो एक तो आइडिया अच्छा था, दूसरी ये चीज़ थी कि उनके जो एडवाइज़र थे ना वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंदर एज आ लॉयर काम कर रहे हैं, ठीक है। तो जब आपके पास इस तरह का एडवाइज़र हो ना जिसका उस इंडस्ट्री का 10-20 साल का एक्सपीरियंस हो, तो उसका अपना एक नेटवर्क होता है। और जब आप उसको स्टार्ट से अपने स्टार्टअप के अंदर एज आ एडवाइज़र बना लें तो वो आपको अपने नेटवर्क के थ्रू हेल्प करता है ग्रो करने के लिए। और जब आप फॉर एग्जांपल इन्वेस्टमेंट रेज करने जाते हैं और आप बताते हैं ये मेरा एडवाइज़र है और यहाँ मेरे कोलैबोरेशन हो चुके हैं, तो इन्वेस्टर को भी एक ट्रस्ट बिल्ड होता है और वो इन्वेस्टमेंट करने में इंटरेस्टेड होता है। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि पाकिस्तान में ना हर बच्चा चौड़ा समझता है अपने आप को ना, हर पाकिस्तानी अपने आप को समझता है कि मैं ही सब कुछ जानता हूँ। वो भाई जिस बंदे ने 15-20 साल उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के अंदर दिए हैं तो उसने कुछ झक नहीं मारा है, उसने कोई अपनी एफर्ट्स ही लगाई है। तो अगर आप उसको अपने एडवाइज़र बना लोगे, मेंटोर बना लोगे और अपनी कंपनी के अंदर कुछ शेयर दे दोगे तो आपका कुछ जाएगा ही नहीं, बल्कि आपको हेल्प ही होगी लॉन्ग टर्म में। जैसे इन्वेस्टमेंट लेने में आपको हेल्प होती है ना कि आप एक चीज़ 5 साल में कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट लेके वही चीज़ 1 साल में कर लेते हो। इसी तरह से अगर आप राइट एडवाइज़र या मेंटोर अपने साथ पहले दिन से ज्वाइन कर लो तो जो चीज़ आप साल, 2 साल या 5 साल में कर सकते हो ना वो चीज़ आप 6 महीने में कर लोगे। लोग इस चीज़ को समझते ही नहीं है और फिर लॉन्ग टर्म पे उनको जो है वो नुकसान हो जाता है। और दूसरी चीज़ पाकिस्तान में ना अनफॉर्चुनेटली जो लोग होते हैं ना बार बार स्ट्रगल कर रहे होते हैं और वो गिर रहे होते हैं, उसका रीज़न भी ये है कि वो चाहते हैं उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाए चीज़। भाई फ्री ऑफ कॉस्ट क्यों मिलेगी चीज़ आपको? जब एक बंदे ने एक इंडस्ट्री में एफर्ट्स लगाई है, टाइम लगाया है, तो उसका जो नेटवर्क आप यूटिलाइज़ कर रहे हो वो खुद बिल्ड करने जाओगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो अगर आप वो टाइम बचाना चाहते हो और तेज़ी से ग्रो होना चाहते हो तो आप उसको पैसे भी पे करो, और पैसे नहीं पे कर सकते तो आप अपनी इक्विटी करो। और वही बात यह है कि अभी तो आपकी इक्विटी ज़ीरो है। आप अभी समझते हो कि यार मेरा बिज़नेस बहुत बड़ा हो गया, भाई आपके बिज़नेस में जिस तरह से बताया ना 90% आपके फेल होने के चांसेस हैं। तो उस टाइम पे तो रिस्क तो एडवाइज़र ले रहा है आपके ऊपर कि यार चलो ठीक है 2-3% के अंदर जो है वो मैं इसे दे देता हूँ, क्या पता ये ग्रो हो जाए। तो आप उस पर एहसान नहीं कर रहे, वो आपके ऊपर एहसान कर रहा है क्योंकि आपके तो 90% चांसेस है कि आप फेल हो गए, उसने तो अपनी ज़िंदगी गुजार दी है। सही। नबील भाई, यहाँ पे ये चीज़ भी बताएं कि आपके पास काफ़ी अच्छा डाटा है, काफ़ी सारी चीज़ों का पता है, तो कौन से ऐसे टॉप बिजनेसेस हैं जो आपको नज़र आ रहा है कि ग्रो हो रहे हैं या अच्छी प्राइस पे एग्जिट हो जाते हैं? ओके अच्छा, पाकिस्तान में ना जो ज़्यादातर बिज़नेस एग्जिट होते हैं इस टाइम पे, अगर मैं लोकल की बात करूं तो वो ई कॉमर्स स्टोर्स ज़्यादा, क्योंकि जाहिर सी बात है ई कॉमर्स स्टोर बहुत ज़्यादा लोगों को अवेयरनेस आ गई है, लोगों को पता है कि किस तरह से होता है, तो इसलिए ई कॉमर्स स्टोर। और फिर उसके बाद अगर हम देखें सेकंड तो सॉफ्टवेयर हाउसेस, ब्लॉगिंग टाइप की साइट, एसईओ एजेंसीज या एजेंसी जो पूरा आईटी का जो पूरा डोमेन है वहाँ पे ज़्यादा फ्लिपिंग हो रही है या वहाँ पे इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो रही है। फ्लिपिंग से ज़्यादा मैं बोलूँगा इन्वेस्टमेंट वहाँ पे ज़्यादा हो रही है, इक्विटी बेस। और तीसरी जो जहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो रही है वो रेस्टोरेंट साइड पे बहुत ज़्यादा हो रही है। वजह यह है कि पाकिस्तान में हमारे पास एक्टिविटी के तौर के ऊपर खाना ही एक बेस्ट एक्टिविटी है, तो रेस्टोरेंट बहुत ज़्यादा है, तो लोगों को पता है कि यार यहाँ पे अच्छा पैसा बन जाता है, तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो रही है। अच्छा, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आएगा,
हमारी ऑडियंस की तरफ से कि यार ये तो शायद करोड़ों अरबों के बिजनेस सेल होते होंगे, ठीक है। तो अगर आप कुछ बेंचमार्क दे सकें, आइडिया दे सकें, और मैं चाहूँगा लोएस्ट भी अगर कोई बता सके और हाईएस्ट तो जितना जाता है। हाईएस्ट तो देखिए बहुत ज़्यादा चला जाता है। लोएस्ट का मैं आपको बिल्कुल एक सिंपल, मैं आपको नंबर के एग्जांपल देता हूँ कि भाई लेट सपोज आपके पास 1 करोड़ रुपए पड़ा हुआ है, ठीक है। आप 50 लाख भी हो सकता है, मैं 1 करोड़ रुपए की एग्जांपल ले लेता हूँ। 1 करोड़ रुपए पड़ा हुआ है इस टाइम पे। अगर आप पाकिस्तान में कहीं पे भी रियल एस्टेट बाय करते हो तो पहली बात तो ये कि रियल एस्टेट में आपको या तो प्लॉट मिलेगा कहीं इस कीमत में, घर नहीं मिलेगा आपको ना, या तो प्लॉट मिलेगा या तो आपको फ्लैट मिलेगा। प्लॉट मिलेगा तो वो तो आपको मंथली कोई रिकरिंग पैसे दे ही नहीं रहा होगा, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर आप फ्लैट लेते हो तो मैक्सिमम भी जो उसका रेंट मिलेगा ना आपको, वो मेरे ख्याल से 30,000 के आसपास मिलेगा, या मैक्सिमम भी आपने बहुत मार लिया तो 35,000, इससे ज़्यादा आपको मंथली रेंट नहीं मिलेगा। तो एक तो चीज़ ये हो गई। दूसरी, अगर आप देखें, अगर आप म्यूचुअल फंड में डालते हैं या बैंक में डालते हैं तो वो आपको ईयरली जो रिटर्न मिलेगा वो तकरीबन 12% से 14%, 15%, मैक्सिमम 15% तक जाएगा, ठीक है। अगर आप स्टॉक में डालते हो तो इन स्टॉक को आपको समझ के डालना पड़ेगा, ठीक है। और उसमें भी रिस्क फैक्टर हाई है क्योंकि जाहिर सी बात है वो बिजनेस है, लेकिन उसमें भी आपको जो ईयरली रिटर्न मिलेगा ना मैक्सिमम, वो 24% के आसपास मिलेगा। ये 24% उनको मिलता है जो बहुत एक्टिवली काम कर रहे होते हैं और उस चीज़ को समझ के इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं। ये 24% ईयरली ROI बहुत हाई नंबर है। तो एज अ इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते वक्त आपको परसेंटेजेस पता होनी चाहिए। हमारे यहाँ लोगों को परसेंटेजेस ही नहीं पता, वो समझते हैं कि मैं 10 लाख रुपए लगाऊंगा और मुझे जो है वो 2 करोड़ रुपए मिल जाएंगे। वो भाई इसी वजह से तो हमारे यहाँ ये डबल शाह बहुत ज़्यादा पैदा होते हैं। पाकिस्तान में लोग बोलते हैं ना यार हमसे धोखा हो गया, ओ भाई आपने लालच की थी इस वजह से आपके साथ धोखा हुआ। अगर आपको कोई बोल रहा है ना, आपकी तवज्जुह से मैं अपनी ऑडियंस को बता दूं, अगर आपको कोई बोल रहा है ना कि आपकी इन्वेस्टमेंट पे जो भी आपका कैपिटल है उस पर मंथली आपको कोई जो है वो 2% से ज़्यादा रिटर्न देगा, तो आप समझ लें ये बंदा आपको लाजमी धोखा देगा। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है इन नॉर्मल सिनेरियोज, ठीक है। एज अ पैसिव इन्वेस्टर ये पॉसिबल नहीं है। तो 2% से ज़्यादा अगर आपको दे रहा है और आप वहाँ जा रहे हैं तो आपके साथ धोखा होगा, और आपके साथ होना भी चाहिए क्योंकि आपने लालच की है, ठीक है। दैट इज़ वन थिंग। अच्छा, दूसरी चीज़, अब ये मैंने आपको परसेंटेजेस बता दिए कि इन्वेस्टमेंट पे क्या रिटर्न आपको नॉर्मली मिल रहे होते हैं मार्केट में। बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करने पे इक्विटी बेस जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, तो उसमें आपको 1 करोड़ के ऊपर देयर इज़ अ ह्यूज पोटेंशियल कि आपको ईयरली ROI 30 से 35% आराम से मिल सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप किसी एक रेस्टोरेंट में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। एक रेस्टोरेंट में जो नॉर्मली आपके इलाके का रेस्टोरेंट है, ठीक है, वो महीने का आराम से 2.5 से 3 लाख रुपए कमा रहा होता है, ठीक है। प्रॉफिट की हम बात कर रहे हैं, प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब रेवेन्यू, उसका रेवेन्यू एक अलग चीज़ होती है जो टोटल सेल्स होती है उसकी। ये नेट प्रॉफिट बोल रहा हूँ जिसमें वो सारे खर्चे निकाल के जो उसको घर टेक होम होता है वो। तो एक जो रेस्टोरेंट होता है ना आपके इलाके का, उसमें अगर आप 50 लाख रुपए डालो ना, तो 50 लाख रुपए में आपको आराम से 40% तक की इक्विटी मिल सकती है, ठीक है। जो नॉर्मल एक लोकल छोटा रेस्टोरेंट होता है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, जिसका मंथली नेट प्रॉफिट जो है वो 2.5 लाख रुपए। तो अगर 50 लाख रुपए आप डाल रहे हो, ठीक है, 50 लाख रुपए डालने के ऊपर आपको जो है वो 40 से 50% आपको इक्विटी मिल रही है, विच मीन्स कि आपको जो मंथली, अगर लेट्स सपोज 50% की आप इक्विटी पार्टनर बन रहे हैं। अच्छा, ये वैल्यूएशन डिफरेंट होती है, मैं एक से नंबर आपको दे रहा हूँ, ठीक है। लेट्स सपोज 3 लाख रुपए नेट प्रॉफिट वो बना रहा है, आपने 50 लाख रुपए दिए, 50% के आप ओनर हो गए, तो इसका मतलब 1.5 लाख रुपए आपको मंथली मिल रहा है। 1.5 लाख को अगर आप 12 महीने से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कोई तकरीबन 30 लाख के आसपास का शायद नंबर बनेगा, अराउंड, ठीक है। नहीं, ये तकरीबन बनेगा आपका 20 लाख के आसपास का नंबर बनेगा। तो अगर आप इसका रिटर्न देखेंगे ना तो वही आपको 30% के आसपास बन जाएगा, ठीक है। और देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि ये इसके अंदर ग्रोथ के चांसेस आपके ज़्यादा हैं। और ये बहुत मैंने आपको छोटी सी एग्जांपल दी है। यही चीज़ अगर आप 50 लाख रुपए किसी सॉफ्टवेयर हाउस में इन्वेस्ट कर दो, ठीक है, जो महीने के जो है वो $1000 कमा रहा हो या $500 कमा रहा हो, और वो फाउंडर अच्छा आपको मिल जाए जो कि जेन्युइन हो, एथिकल हो, तो यही आपके 50 लाख को हो सकता है वो अगले 1 साल में जो है वो महीने का रिटर्न आपको $2000 भी बना के दे रहा हो। तो देयर इज अ ह्यूज पोटेंशियल इन बिजनेस। जी जनाब, तो रोड मैपर बुक आपने पढ़ ली है या ऑडियो बुक सुन ली है या वीडियो बुक की जो सीरीज़ है उसको वॉच कर ली है, फिर भी कुछ सवाल हैं, फिर भी कुछ कन्फ्यूजन है, फिर भी नॉट एबल टू टेक द राइट स्टेप्स टूवर्ड्स योर गोल और नॉट एबल टू इम्प्लीमेंट द रोड मैप प्रॉपरली,
सिंपली विजिट roadmapper.com/consultation। वहाँ पे कंसल्टेशन कॉल बुक करें और मैं आपके साथ बैठूंगा, 1-to-1 बैठूंगा और आपके रोड मैप के ड्राफ्ट को और आपके रोड मैप को ट्वीक करने में, उसको ऑडिट करने में, उसको इम्प्रूव करने में आपकी इंशाल्लाह ताला हेल्प आउट करूँगा। अब चलते हैं वापस पॉडकास्ट की तरफ। अच्छा, यहाँ पे एक और बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आ जाता है, ये मैं बात कर रहा हूँ ओनर की तरफ या फाउंडर की तरफ, कि उसको किस टाइम पे इक्विटी लेनी चाहिए और किस तरह के लोगों से वो फंड्स या इक्विटी लेनी चाहिए। सही है। अच्छा, जब भी, ये बहुत अच्छा सवाल है, जब भी आप इन्वेस्टमेंट ले रहे हैं ना, तो आपको हर बंदे से इन्वेस्टमेंट नहीं लेनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आप रेस्टोरेंट इंडस्ट्री के अंदर हैं और रेस्टोरेंट के लिए इन्वेस्टमेंट लेना चाह रहे हैं, तो कोशिश करें आप ऐसे इन्वेस्टर से इन्वेस्टमेंट लें जिसका रेस्टोरेंट इंडस्ट्री से कोई ताल्लुक़ रह चुका हो, ताकि वो उस डायनामिक्स को समझ सके कि यार इस इंडस्ट्री में क्या क्या मसले मसाइल होते हैं, ताकि वो आपको तंग ना करे वर्स्ट केस सिनेरियो के अंदर। इसी तरह से अगर आपने सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के लिए या सॉफ्टवेयर हाउस एजेंसी चला रहे हो या कोई भी और दूसरा बिजनेस चला रहे हो, तो अगर सॉफ्टवेयर एजेंसी चला रहे हो तो आपके लिए आइडियल इन्वेस्टर वो है जो ऑलरेडी या तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, किसी कंपनी में अच्छी जगह जॉब कर रहा हो अच्छे लेवल के ऊपर, या उसका एक बड़ा कोई सॉफ्टवेयर हाउस हो। तो उससे आप जब इन्वेस्टमेंट लोगे तो आपको दो फायदे होंगे। पहली चीज़ तो आपको एक इन्वेस्टमेंट लेगी, दूसरी चीज़ वो उस इंडस्ट्री को समझता होगा, तीसरी चीज़ कि वो अपने नेटवर्क के थ्रू हो सकता है आपको अच्छे प्रोजेक्ट्स भी दिला सके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है इन्वेस्टर सिलेक्शन के अंदर। अच्छा, इन्वेस्टमेंट लेनी कब चाहिए, ये बहुत ज़्यादा ना मतलब इसका कोई राइट ब्लैक एंड वाइट में कोई आंसर नहीं है। ये डिपेंड करता है कि आपके कितनी ज़रूरत है और कितना तेज़ी से आपने स्केल करना है। लेट्स सपोज आप इस तरह के फाउंडर हो कि आप बोलते हैं यार मुझे कोई बहुत जल्दी नहीं है, मैं 10 साल में जो है वो आराम आराम से बिज़नेस बिल्ड करूँगा और मैं कोई इशू नहीं है, तो फिर कोई मसला नहीं है, आप आराम आराम से बगैर इन्वेस्टमेंट के आप ग्रो करो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि यार मैं अपना बिज़नेस थोड़ा तेज़ पेस पे लेके जाऊँ, ठीक है, तो तेज़ पेस पे जब आपने जाना है तो फिर उसके बाद उसलिए आपको ज़ाहिर सी बात है पैसे भी चाहिए होंगे। अगर आपके पास नहीं है, ठीक, तो उस केस में आप ले सकते हो। इक्विटी कितनी डाइल्यूट करनी है, हमेशा मैं ये बात कहता हूँ कि आपने अगर इन्वेस्टमेंट रेस करनी है ना और इक्विटी कम देनी है, तो आपका जब एक अच्छा नेट प्रॉफिटेबिलिटी बन रही हो और आपकी ग्रोथ हो रही हो, मतलब हर महीने या साल, हर क्वार्टरली आपका जो है वो रेवेन्यू बढ़ रहा हो, प्रॉफिट बढ़ रहा हो, तो उस टाइम पे आप जो है इन्वेस्टमेंट रेस करो। उसमें फ़ायदा ये होता है कि आपकी वैल्यूएशन थोड़ी अच्छी हो जाती है, क्योंकि आप बता रहे होते हो कि यार अभी मैं फॉर एग्जांपल महीने के जो है $5,000 नेट प्रॉफिट बना रहा हूँ। आपका जब पैसा इन होगा ना इसके अंदर, तो ये अगले 3-4 महीने में या अगले 6-8 महीने में इसका जो नेट प्रॉफिटेबिलिटी है वो $10,000 या $15,000 हो जाएगा। तो आप वैल्यू वहाँ दिखा रहे होते हो बंदे को, तो आपकी वैल्यू ऑफ द बिजनेस बढ़ जाती है और आपको अपनी कम इक्विटी देनी पड़ती है और आपको फ़ायदा हो जाता है। सही है। अच्छा, काफ़ी डिटेल्स में हमने चीज़ों को डिस्कस किया और अब आपको समझ आ गई होगी जनाब, जो बिज़नेस को एग्जिट करना है तो कौन सी स्ट्रेटजी है, कब करना है, कैसे फाउंडेशन पे काम करना है। फाउंडेशन इज़ द की। फाउंडेशन अच्छी बन जाएगी तो अच्छा फ्लिप भी कर सकते हैं, एग्जिट भी कर सकते हैं और अच्छी इक्विटी भी उठा सकते हैं। सर, एग्जिट बेस का थोड़ा सा मैं चाहूँगा इनको डिटेल में बताएं। अगर ये लोग कनेक्ट होना चाहते हैं आपसे, किस तरीके से आ सकते हैं? आपने कुछ इनिशियल एक सर्वे फॉर्म भी रखा है, कुछ डिटेल्स अगर बताएं। एग्जिट बेस के थ्रू अगर फॉर एग्जांपल अगर आप इन्वेस्टमेंट रेस करना चाहते हैं तो एग्जिट बेस के ऊपर जाएंगे, वहाँ पे सर्विसेज का एक टैब है, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट का भी एक टैब है, वहाँ पे आप जाएंगे, वहाँ पे आप क्लिक करेंगे, वहाँ पे आपको नज़र आ जाएगा रेस इन्वेस्टमेंट विद एग्जिट बेस। वहाँ पे आप उस पूरी डिटेल्स लिखी हुई है कि अगर आपने एग्जिट बेस के थ्रू इन्वेस्टमेंट रेस करनी है तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपकी तरफ से हमें रिक्वायर्ड होंगे, किस तरह का प्रोसेस है। एक वीडियो भी मैंने प्रॉपर बना के वहाँ पे अपलोड की हुई है, तो वहाँ से आपको एक आइडिया हो जाएगा और वो आप देखेंगे तो वो फॉर्म वगैरह फिल करेंगे, वहाँ से आप इन्वेस्टमेंट रेस कर सकते हैं। सेकेंड इज़ कि अगर आप एज अ इन्वेस्टर हमारे साथ कनेक्ट होना चाह रहे हैं तो अगेन इन्वेस्टमेंट के टैब पे जाएंगे, वहाँ पे पूरा एज अ इन्वेस्टर अगर आप ऑन बोर्ड आना चाह रहे हैं तो उसका क्या क्राइटेरिया है, क्या क्या चीज़ों का हम ख्याल रखते हैं, वहाँ पे एक फॉर्म है, वो आप फॉर्म फिल करेंगे, हमारे पास डिटेल्स आ जाएगी और फिर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको कांटेक्ट करेगा और फिर हम वो कर लेंगे। अभी हम एक और काम ये कर रहे हैं एज अ इन्वेस्टर, अगर आप हमारे साथ ज्वाइन होना चाह रहे हैं तो हम ई कॉमर्स के लिए एक इन्वेस्टर पूल बना रहे हैं, ठीक है। तकरीबन हम 10 ई कॉमर्स स्टोर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे और आइडिया ये है कि ऐसे ई कॉमर्स में इन्वेस्टमेंट करें जो कि ऑलरेडी प्रॉफिटेबल हो, लेकिन उनमें ये पोटेंशियल हो कि जब हम उनमें 1 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट करें तो वो अगले 4 से 5 साल में सैंड एंड स्टोरीज जैसा बड़ा ब्रांड बन जाए, ठीक है। तो इस तरह की इन्वेस्टमेंट में अगर कोई इंटरेस्टेड है तो इसमें अगेन वही बात है कि ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, इसमें कोई आपको डिविडेंड इनिशियली नहीं मिलेगा, लेकिन इसमें फ़ायदा ये होगा कि अगर आपका एक भी ब्रांड इस तरह का ग्रो हो गया तो अगले 4 से 5 सालों में आपका एक ऐसा एसेट बन चुका होगा
जिससे आपके बहुत ज़्यादा जो है प्रॉफिटेबिलिटी बन रही होगी। आपने सेंट एंड स्टोरीज का जिक्र किया, तो मैं चाहूँगा ऑडियंस को ज़रा कनेक्ट भी कर दें जी। ताकि वो समझ सकें कि आप क्यों किस बेस पे बोल अच्छा, रहे हैं। सेंट एंड स्टोरीज का इसलिए जिक्र किया क्योंकि मेरे जो पार्टनर हैं एग्जिट बेस में, साद अफरीदी, तो वो एग्जिट बेस के अंदर भी पार्टनर हैं। दूसरी चीज़, हम सेंट एंड स्टोरीज़ को क्योंकि हमने बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करके एक बड़ा ब्रांड बनाया है, तो वी अंडरस्टैंड कि ई कॉमर्स को किस तरह से स्केल करना है। तो इसी वजह से हम ई कॉमर्स के अंदर ही इन्वेस्ट कर रहे हैं, दूसरी इंडस्ट्रीज़ में हम इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे। तो इन्वेस्टर पूल भी ई कॉमर्स के लिए कर रहे हैं। और पाकिस्तान में इस टाइम पे ना, क्योंकि आप देखेंगे पाकिस्तान की पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, डिजिटल पेनिट्रेशन भी बहुत ज़्यादा आ रही है, लोगों के पास मोबाइल ज़्यादा आ रहे हैं, इंटरनेट की पेनिट्रेशन भी वक्त के साथ साथ बढ़ेगी। अभी जो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी की वजह से इश्यूज़ हो रहे हैं वो हो रहे हैं, लेकिन ये लॉन्ग टर्म पे सस्टेन नहीं करेंगे, ये चीज़ें इंप्रूवमेंट की तरफ जाएंगी। तो पाकिस्तान में ई कॉमर्स बहुत तेज़ी से ग्रो होगा। नेक्स्ट 5 ईयर में जो लोग ई कॉमर्स के अंदर इन्वेस्ट कर लेंगे वो बहुत अच्छा पैसा बनाएंगे। उसके बाद ऐसा ऐसा मार्केट सेचुरेट हो रही होगी तो उसके टाइम पे मुश्किल होगा। सही है नबील भाई, बड़ा मज़ा आया। आई होप कि इनको काफ़ी कुछ सीखने का मौका मिला होगा। जाते जाते एक सवाल मैं अपने हर गेस्ट से पूछता हूँ, वो ये कि मोहम्मद नबील साहब को अगर अपने आप को कोई एडवाइस देनी हो तो क्या देंगे? अगेन, अगर मुझे अपने आप को एडवाइस देनी हो ना, तो 2 एडवाइस मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा ज़ोर दूंगा। और ये मैं अपनी मेरा एग्जिट बेस का जो यूट्यूब चैनल है, शार्क टैंक के ऊपर रिव्यूज़ बनाता हूँ, उसमें भी मैं बहुत ज़्यादा देता हूँ। वो ये कि अगर आप फर्स्ट टाइम फाउंडर्स हैं ना, और आपको कोई ऐसा इन्वेस्टर मिल रहा है जो आपके ऊपर पैसे लगाने के लिए भी रेडी है और उसका आपकी इंडस्ट्री से रिलेटेड रेलिवेंट एक्सपीरियंस भी है, तो आप इक्विटी के पीछे नहीं भागो। हमारे यहाँ लोग, मैंने खुद ये गलती की जब हमने सबसे पहला स्टार्टअप किया आज से 2015 में, तो उस टाइम पे स्टार्टअप स्टार्ट करते ही 1-2 हफ्ते के अंदर हमें तकरीबन 20 से 30 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की ऑफ़र हुई। और वो उन लोगों से ऑफ़र हुई जिनके पास बहुत बेतहाशा पैसा था और उस इंडस्ट्री के अंदर उनका बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस था। लेकिन हमने बोला नहीं यार, हम खुद ग्रो करेंगे। तो मुझे लगता था वो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी थी, मुझे नहीं करनी चाहिए थी। और आज भी मैं देखता हूँ लोग करते हैं बिकॉज ऑफ द सेम माइंडसेट कि यार नहीं, हम ज़्यादा ग्रो करेंगे। भाई, आप पहले जब फाउंडर हो ना फर्स्ट टाइम, तो आपको नेटवर्किंग भी चाहिए, आपको पैसा भी चाहिए और आपको एक्सपीरियंस भी चाहिए। एक्सपीरियंस लोगों के साथ जब आप काम करोगे, उनका पैसा यूज़ करोगे, तो आपके ग्रोथ के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो इक्विटी के पीछे इतना ज़्यादा, फर्स्ट टाइम फाउंडर, अगेन वही बात, फर्स्ट टाइम फाउंडर है और बहुत ज़्यादा बिजनेस का एक्सपीरियंस नहीं है, तो ये काम आपने ज़रूर करना है। हाँ, आप 50 साल के हैं, 45 साल के हैं, आपका इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है, फिर वो एक अलग गेम है। सर ज़बरदस्त, बड़ा मज़ा आया। और मेरे ख्याल से बातें हमारे पास बहुत कुछ है, क्योंकि वो जो टेक्निकल आपका एक्सपीरियंस, कोई थोड़ा बहुत मेरा बैकग्राउंड है, तो वो काफ़ी कुछ। अगेन लास्ट में जाते थे, कोई और मैसेज, कोई चीज़ कहना चाहें तो फिर उसको हम वाइंड अप करेंगे। बस लास्ट के कंसिस्टेंसी इज़ द की। मैं एक चीज़ बहुत ज़्यादा देख रहा हूँ ख़ास तौर पे, नॉट ओनली ई कॉमर्स बल्कि ऑल इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी, कि जो लोग हैं, जो फाउंडर्स हैं, वो एक साथ जो है वो 4-4 बिजनेसेस स्टार्ट कर रहे हैं या 4-4 ई कॉमर्स ब्रांड स्टार्ट कर रहे हैं। तो और उनका अगर रेवेन्यू मैं देखूं, भाई 4 ई कॉमर्स ब्रांड हैं, उनका टोटल रेवेन्यू जो है 1 करोड़ रुपए है। ये भी मैं ज़्यादा बता रहा हूँ। तो भाई इसका कोई फ़ायदा नहीं है। आप एक चीज़ लो, ठीक है, जो आपको समझ में आ रही है कि मैं इसको ग्रो कर सकता हूँ, और उसके ऊपर कंसिस्टेंटली कम से कम भी 4 से 5 साल काम करो, आप ग्रो हो जाओगे। अगर आप इधर उधर दाएं बाएं भागते रहोगे तो आप ग्रो कभी भी नहीं होगे, चाहे आप कितने ही इंटेलिजेंट हो। और ज़्यादातर ये मसला इंटेलिजेंट लोगों के साथ ज़्यादा होता है। ठीक है जनाब, आई होप काफ़ी कुछ सीखने का मौका मिला होगा आपको नबील साहब की इस जर्नी से और एक्सपीरियंस से। और एग्ज़िट जो फ्लिपिंग वाला मॉडल है, एग्ज़िट कैसे होता है, किस तरह होना चाहिए, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको सीखने का मौका मिला होगा। एग्ज़िट बेस के रिसोर्सेज के लिंक भी दे दूँगा, जाएँ नबील साहब को फॉलो करें। बहुत अच्छी ये सीरीज़ इन्होंने निकाली हुई। एक तो शार्क टैंक के ऊपर एक रिव्यू कर रहे हैं क्योंकि इनका एक्सपीरियंस है, हर डील को अपने एंगल से अपडेट कर रहे हैं, वो भी देखें। और साथ साथ जो इन्होंने वीडियो सीरीज़ निकाली हुई है जिसमें एजुकेट कर रहे हैं, एम्पावर कर रहे हैं बिजनेसेस को, क्या किस तरीके से फाउंडेशन बिल्डअप करें ताकि आप अच्छा एग्जिट कर सकें और ग्रो कर सकें। ठीक है जनाब, नेक्स्ट पॉडकास्ट में फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।